आर्हेनियस थ्योरी स्टूडेंट्स, एसिड बेस को एक्सप्लेन करने के लिए कई अलग अलग साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपने अपने कॉन्सेप्ट दिए। उसमें से एक कॉन्सेप्ट है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, या फिर हम कह सकते हैं आर्हेनियस थ्योरी। आर्हेनियस थ्योरी जो थी स्टूडेंट्स, वो 1887 में दी गई। 1887 में स्वीडिश साइंटिस्ट थे स्वेंटी आर्हेनियस। स्वेंटी आर्हेनियस इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी, आर्हेनियस थ्योरी बोला जाता है। और इन्होंने अपनी थ्योरी में एसिड और बेस को डिफाइन किया। स्टूडेंट्स, आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड क्या होते हैं? इनके अकॉर्डिंग एसिड वो सब्सटेंस हैं जो वाटर के अंदर डिसोसिएट होकर के और हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करते हैं। यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करते हैं उनको हम एसिड कहते हैं। द सब्सटेंस विच रिलीज़ हाइड्रोजन आयन, H+ आयन अगर वो रिलीज़ करता है उसको हम बोलते हैं एसिड। जैसे मान लीजिए, लेकिन किस में ये द सब्सटेंस विच रिलीज हाइड्रोजन आयन इन वाटर, या फिर इसका दूसरा स्टेटमेंट हो सकता है कि द सब्सटेंस विच रिलीज हाइड्रोजन आयन ऑन हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस कराने पर वो हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है। तो इनके लिए आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड को डिफाइन करने के लिए वाटर होना चाहिए और एसिड के अंदर हाइड्रोजन आयन होना चाहिए। जब ये दोनों कंडीशन होंगी तभी हम आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड को डिफाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और इसे हमें एक्वस स्टेट में लेना होगा, तब वाटर में लेने पर हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएगा एक्वस स्टेट में ही, और जो क्लोरीन आयन है वो भी अलग हो जाएगा एक्वस स्टेट में। यानी कि वाटर में डालने पर एसिड डिसोसिएट हो जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं और उसमें से हाइड्रोजन आयन वो रिलीज़ करते हैं। इसी तरीके से दूसरे एग्जाम्पल भी हैं अपने पास, जैसे एसिटिक एसिड है CH3COOH। एसिटिक एसिड है, इसको भी हमें वाटर में लेना है और इसमें से आयन जो होंगे वो हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएगा और बाकी बचा हुआ सॉल्ट CH3COO ये वाला आयन है वो इसमें से सेपरेट हो जाएगा। ये भी वाटर के अंदर ही प्रेजेंट होगा और हाइड्रोजन आयन भी एक्वस होगा। तो स्टूडेंट, इन्होंने एसिड को डिफाइन किया, जो वाटर में हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं वो सब्सटेंस एसिड होते हैं। फिर इन्होंने बेस को भी डिफाइन किया है। बेस में क्या होता है, देखिए, ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में डालने पर आयनाइज होते हैं और उसमें से हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज होता है। बाकी सब सेम था, बस हाइड्रोजन आयन की जगह हमें क्या बताना है, हाइड्रोक्साइड आयन बताना है कि द सब्सटेंस विच रिलीज हाइड्रोक्साइड आयन, OH आयन को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर इज नॉन एज बेस। उसको हम आर्हेनियस की थ्योरी के अकॉर्डिंग बेस कहते हैं। अब जैसे जो भी इससे पहले जो एसिड था, तो एसिड में हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहा था और बेस के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसको भी हमें वाटर में लेना है और इसमें से सोडियम अलग हो जाएगा आयन और OH आयन अलग हो जाएगा। तो ये जो हाइड्रोक्साइड आयन अगर वो रिलीज कर रहा है कोई सब्सटेंस वाटर में, तो वो क्या होगा, बेस होगा। इसी तरीके से जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है NH4OH, ये भी एक बेस होता है। एक्वस स्टेट में लेने पर, यानी वाटर के अंदर डालने पर, इसमें से NH4 आयन अलग हो जाएगा और हाइड्रोक्साइड आयन अलग हो जाएगा, और ये दोनों ही कौन सी स्टेट में होंगे, एक्वस स्टेट में होंगे। तो इन्होंने एसिड और बेस को डिफाइन किया। इसके साथ साथ ही इन्होंने बताया कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में भी बताया कि स्ट्रॉन्ग एसिड तो क्या होते हैं, वाटर के अंदर कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, और स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो भी वाटर में कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। लेकिन जो वीक एसिड और वीक बेस होते हैं वो वाटर में कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होते, ये पार्शियली आयनाइज होते हैं। वीक एसिड एंड वीक बेस डू नॉट कम्प्लीटली आयनाइज इन वाटर, यानी आयनाइज तो होते हैं बट कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होते। ओके स्टूडेंट्स, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में भी इन्होंने बताया। एक इन्होंने बताया कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होती है, यानी कि जब न्यूट्रलाइजेशन होता है, न्यूट्रलाइजेशन कब होगा, जब एसिड और बेस को जब आपस में मिक्स करते हैं तो कौन सी प्रोसेस होती है,
तब उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपने देखा कि एसिड को वाटर में डालने पर वो क्या रिलीज करता है, H+ आयन, और बेस को भी इसमें क्या लिया जाता है, एक्वस स्टेट में लिया जाता है, तो वो क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोक्साइड आयन। अब हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन आपस में कंबाइन होंगे और क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे। तो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोक्साइड को न्यूट्रलाइज करता है, और हाइड्रोक्साइड है वो हाइड्रोजन को न्यूट्रलाइज करता है और वाटर बना लेता है। तो इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। कि व्हेन एसिड एंड बेस आर रिएक्टेड इन एक्वस स्टेट विद ईच अदर, देन hydrogen and hydroxide ion are released and they both neutralize each other, so this reaction is known as neutralization reaction. जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इन दोनों को जब हम एक्वस स्टेट में लेते हैं तो क्या बनता है, NaCl बनता है और साथ में वाटर बनता है। ये एक्वस स्टेट में बनता है, ये लिक्विड स्टेट में हो जाएगा। तो ये जो सब्सटेंस होते हैं, ये जो प्रोसेस है, इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। इस रिएक्शन में थोड़ी हीट भी रिलीज होती है, तो ये एक्सोथर्मिक का भी एक टाइप हो गया कि ये जो रिएक्शन होती है ये एक्सोथर्मिक भी होती है। अब लेकिन इसमें कुछ ड्रॉबैक था कि आर्हेनिस की थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम एसिड बेस को डिफाइन करें तो क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, तब वाटर की प्रेजेंस होनी चाहिए और एसिड में क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन आयन होना चाहिए। बेस को डिफाइन करें तब भी वाटर में ये डिसोसिएट होते हैं, तो वाटर होना चाहिए और हाइड्रोक्साइड आयन होना चाहिए। तो वैसे तो ठीक था, लेकिन एसिड और बेस की थ्योरी को, एसिड और बेस की डेफिनेशन को आर्हेनियस की थ्योरी में तब डिफाइन नहीं किया जा सकता जब वाटर की लैक हो, जब अपने पास वाटर नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि एसिड में हाइड्रोजन नहीं हो और बेस में हाइड्रोक्साइड आयन नहीं हो, तब हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसलिए फिर आर्हेनियस थ्योरी को छोड़कर किसी दूसरी थ्योरी को डिस्कवर किया गया। तो उसके बाद ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट आया, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के बाद फिर लुईस कॉन्सेप्ट आया। तो इसमें अपने को ड्रॉबैक ध्यान रखना है कि इफ़ वी हैव नॉट वाटर एंड इफ़ वी हैव नॉट हाइड्रोजन आयन इन acid and hydroxide ion in base, so we cannot define acid and base according to Arrhenius theory. So this was the drawback and we have to find out another concept about acid and base.